जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए आज हम लोग 2020 का ये जो प्रीसीएस का प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसको लगाएंगे। ये सीरीज़ डी है, इसको हम लोग देखेंगे। 150 क्वेश्चन हम लोग पूरे देखेंगे इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस लगातार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है और मैं इस पेपर में जो 2020 का पेपर हुआ है वो 87 क्वेश्चन के आसपास रिपीटेड है। कितने हैं? जो पिछले साल के एग्ज़ाम हुए हैं पीसीएस के या फिर आरओ के, उन सब को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि 87 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं 2020 की। वो आपको देखने को मिलेगा अभी, और मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। इसकी अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कितना गया था कट ऑफ इसका, और कितने नंबर गए थे कट ऑफ में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका कट ऑफ जो है भैया वो 83 क्वेश्चन के आसपास, अगर आपका 83 क्वेश्चन था 2020 में कट पीट के, या फिर कह सकते हैं कि 110 नंबर अगर आपने गेन किए थे तो उन लोगों का पीटी क्वालिफाई माना गया और एग्ज़ाम मेंस देने का मौका मिला। कहने से मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, अब 82 क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि 82 क्वेश्चन रिपीटेड रहे हैं, और प्लस करंट अफेयर अगर इतना संभाल ले गए रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले साल के हैं और करंट अफेयर, तो मेंस देने का मौका मिलेगा आप लोगों को। जो नए बच्चे हैं वो एक बार ज़रूर पेपर देख के जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। क्वेश्चन का नेचर बता देते हैं पेपर का। 200 पूर्णांक का है और 2 घंटे का समय मिलता है आपको। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। चलिए हम लोग 2020 का आज जो डी सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2022 का, उसके बाद 2021 का, और आज जो है 2020 का पेपर देखेंगे। इसके बाद एक पेपर और कराएंगे हम लोग 2021 का। कब का भैया? 2021 का। कहने से मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन पर पेपर से हम लोग देखेंगे। वो करंट अफेयर इन्वॉल्व होगा उसमें, ताकि एक आइडिया लगे कि हाँ करंट अफेयर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम लोग अगर पूरा देखें तो 150 क्वेश्चन यहाँ से, 150 यहाँ से, 300 और 600 क्वेश्चन ये आपको यहीं से 4 पेपर से मिलेंगे। 600 क्वेश्चन का मतलब ये है कि बहुत बड़ा आपने एक टारगेट जो है गेन किया है। 600 क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चन आपके लगभग यहीं से इन 4 पेपरों से मिल जाने चाहिए। और अगर संभव हुआ तो हम लोग देखेंगे कि अभी हाल में जो आरओ का, ये भी तो यूपी पीसीएससी करा रहा है, आरओ का जो पेपर हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। कब का? जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2021 का, 2021 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लगाइए इसको। कह रहा है देश एक तरफ दिया है, एक तरफ राजधानी दी है। देश और राजधानियों को आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है मोरक्को, रबात, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीयर्स और केप वर्डे, बमाको। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपको राज्य और राजधानियाँ याद होनी चाहिए देश के, है ना। खासकर एशिया और अफ्रीका के और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनके तो याद होने ही चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 50 तो याद कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। केप वर्डे, बमाको ये सुमेलित नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि बमाको किसकी राजधानी है? बमाको किसकी राजधानी है? तो माली की है। किसकी है? माली की राजधानी है ना, बमाको है। और अगर बात करें केप वर्डे की तो ये जो देश है इसकी कैपिटल क्या है? तो प्रिया। केप वर्डे की प्रिया और बमाको माली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी ये तीनों आपको याद होने ही चाहिए, चारों याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का पोसमासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका राइट आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है भैया, कई बार पूछा गया है। लगाइए इसको, एक तरफ पर्वत दिया है, एक तरफ उनके जो है देश दिया है, कौन से देश में कौन सा पर्वत है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एटलस कहाँ का है भैया, तो ये मोरक्को का है। और अगर बात करें किलिमंजारो, किलिमंजारो तो बहुत पूछा जाता है, तो ये तंजानिया का है। और चंपराजो कहाँ का है भैया, तो ये इक्वाडोर का है। और पेरेनीज कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है। दो हैं, एपीनाइन और पेरेनीज, कंफ्यूज मत होइएगा। एपीनाइन वो इटली का है ना, पेरेनीज फ्रांस और स्पेन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, वो कहलाता है क्या, सीयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये जो है टिन उत्पादन के लिए। किसके लिए भैया, टिन उत्पादन के लिए। सी इज़ द राइट आंसर। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब ये भी ना लगा पाए तो समस्या है ना। इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में आयरन जो है पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। आपने देखा होगा ये अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये है भूमध्य रेखा। कह रहा है कि कौन कौन से देश भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ते हैं, वही बात कह रहा है। तो अब मैप आप अगर देखे होंगे अच्छे से, ये अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है, पहला तो जो है भूमध्य रेखा से गुजरता है गैबोन, है ना। और युगांडा, केन्या, सोमालिया ये भी गुजरता है। पहला और दूसरा तो गुजरता है, तो कहने का मतलब ये है कि ए में एलिमिनेट हो जाएगा पहला, और बी में जो है बी और सी में दूसरा, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, तीसरा और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रमक आधार में परिवर्तन कहलाता है। बीडम एंड टाइटल ने जो जीन सिद्धांत दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, बायोलॉजी के क्वेश्चन बार बार थोड़ी बनाए जाते हैं नए, वही सब रिपीट करके पूछता है हमेशा। चलिए बताइए इसको, है ना। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाता है उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान से क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भैया। कह रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में, है ना, बनाया गया। 1992 में ये भी पूछा गया, 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन शहरी जो निकाय हैं वहाँ के पंचायतों से जो है प्रावधान किया गया है। चलिए 73वां 74वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से। अब किस में है, भाग 9 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या है, वो फोटोसेल का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पॉलिटी का ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना। आप लोग पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाइए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1992। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन भी है, पॉलीस्टीरीन भी है, पॉलीथीन भी है, नियोप्रीन नहीं है भैया। नियोप्रीन क्या है, एक रबड़ है। क्या है, नियोप्रीन क्या है, रबड़ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये क्या है, रबर है। थर्मोस्टेलिन
से ये जो है बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये सब रिपीट होते हैं भैया। पॉलिटी आप लोगों को अच्छे से भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ ये कम से कम रट के जाइए एकदम। 395 अनुच्छेद में से कम 50-60 आपको याद होने ही चाहिए। और अनुसूचियाँ 12 अनुसूची है, वो पूरी याद कर लीजिए। बहुत समय थोड़ी लगता है उसमें याद करने में। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आ ही जाने हैं और वही रिपीट होते हैं। तो आप लोग देख के जाइए अच्छे से। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है क्या नहीं कर सकती, वो कह रहा है नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश ये नहीं है। ये किस में है? अनुच्छेद 2 में। जो आर्टिकल है, आर्टिकल किस में है? 2 में। बाकी ये तीनों प्रावधान संसद जो है साधारण बहुमत से करती है। कैसे? साधारण बहुमत से करती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन तो कहाँ से होता है भैया? इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, अमाशय से। मुंह से अगर पूछे तो इसका स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। स्टार्च का पाचन एग्जाम में पूछा गया है। स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? नहीं होती है संसद की भूमिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं संसद के द्वारा, राष्ट्रपति हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं संसद द्वारा, राष्ट्रपति हटाते हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये जो चौथा है, ये संसद के द्वारा नहीं हटाए जाते, ये राष्ट्रपति खुद हटाते हैं। संसद का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। पहला और दूसरा तो आप लोगों को पता ही रहा होगा, तो पहला और दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से कट ही गया है ना। तीसरे चौथे में थोड़ा सा झाम था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आप लोग जानते हैं, अध्यक्ष को कौन रहता है? राष्ट्रपति महोदय। संसद सिफारिश करती है। चलिए एक मिनट। संघ लोक सेवा संसद जो है किसमें भूमिका नहीं अदा करती? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है हटाया जाता है। कैसे? तो ये भैया सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेती है ना, और राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। संसद का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होता है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है हस्तक्षेप करती है, संसद नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये भी देखिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और पीछे पॉलिटी का जो क्वेश्चन हमने देखा अभी वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो ये तो सबको पता है, बेरी बेरी किससे होता है भैया? तो चावल के जो पॉलिश की हुई है चावल हैं उससे जो है, जो उसके ऊपर कवर होता है वो हट जाता है और उसको खाने के बाद फिर बेरी रोग होने की संभावना रहती है। चलिए सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, घेघा, आयोडीन, एनीमिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं कह रहा हूँ ना भैया कि आप लोग पेपर देख के जाइए। जो पेपर कराया गया है 22, 21 और ये 20, ये तीनों चारों पेपर देख के जाइए। यहीं से क्वेश्चन आपको 70+ क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, इन्हीं 3-4 पेपरों से। चलिए कह रहा है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन में संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में और राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायतों के चुनाव की बात होती है तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के कई बार पूछा गया है। कैसे याद करेंगे?
मान लेते हैं कि कट जाता है किसी को तो ब्लड निकलने लगता है। क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। अब उसको जमाने के लिए अगर कट गया है तो कटने से ब्लड निकलता है, तो उसको जमाने के लिए के, कट गया है तो के विटामिन लगेगा तो फिर वो रक्त जम जाएगा। कट गया है तो के विटामिन लगेगा तो वो रक्त जम जाएगा। ऐसे याद रखिए, विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मिलाने के लिए अनुच्छेद पूछ रहा है। अब देखिए अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, 263, 280, 323 का और 315। अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है, सुमेलित नहीं है कह रहा, ये तो सुमेलित है भैया। वित्त आयोग 280 सुमेलित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग 315 ये तो सुमेलित है। सी इज़ द राइट आंसर, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये गलत है। चलिए ये सब अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। कह रहा है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा स्टेटमेंट है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है बायोलॉजी का, सब कर ले जाएंगे, वहाँ से पता नहीं कहाँ से गड़बड़ कर दी। इसमें दोनों सही है भैया, है ना, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पॉलिटी का, कई बार पूछा गया ही है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-4 पेपर सॉल्व करके जाइए, कम से कम 4 पेपर तो सॉल्व करके ही जाइए, है ना। नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो 2012 से नहीं कर पा रहे हैं तो 4-5 पेपर इधर के हाल के करके जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इनमें से कोई नहीं, 268 तो है ही नहीं, है ना, 280 वित्त आयोग। चलिए डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी कई बार रिपीटेड हुआ है। हींग इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी देखेंगे तभी पूरा हो पाएगा, और नहीं तो भैया समय लगेगा बहुत। इसे एग्ज़ामों में जो है आप लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए 2 घंटे बैठने की, है ना। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्ष पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी लोगों का गलत हुआ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? क्रम से मिलाने के लिए कह रहा है ना, क्रम से मिलाने के लिए कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है, गुडिंग माना है, विशेष स्थिति प्रदान की गई। देखिए 371 में कई राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 371 का जो अनुच्छेद है ABCD करके, तो एक बार देख लीजिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया क्या? हैदराबाद और कर्नाटक। जे में क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए सूची दिया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग बायोलॉजी और पॉलिटी के क्वेश्चन विशेषकर देख के जाइएगा। कह रहा है एक तरफ धातु दिया है, उसकी तरफ गुणधर्म है, मिलाने के लिए कह रहा है, तो मिलाइए आप लोग भैया, देखिए सही होता है। सोडियम की बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। तो पहले का जो है चौथा। पारा की बात करें तो ऊष्मा का कुछ अलग, बी में क्या होगा? दूसरा होगा। पारा कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो पहले में चौथा और दूसरे में बी में दूसरा, तो यही जो है सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, 2 ऑप्शन सही मिल गया। चांदी की बात करें, आसान था, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा जो होता है भैया वो क्या है? कुचालक है। आसान था क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आसान है, पॉलिटी के क्वेश्चन आसान है, लगाइए बार बार इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग सारे आपको याद होने चाहिए, भाग 1, भाग 2, 22 भाग, है ना, 22 भाग नहीं तो कम से कम 17-18 तो याद होने ही चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16, उसके बाद 17, 18, 19, 20 और 21, 22 हो तो गए, सब याद कर लीजिए। 7 जो है, 7वां निरस्त हो गए, उसको छोड़ के बाकी सब याद करना ही है। तो बताइए कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है इसमें। कह रहा है मूल कर्तव्य, भाग 4 का। अच्छा, उसके बाद कह रहा है राज्य, भाग संघ 5 में है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 में निरस्त हो ही गया है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। अच्छा, महान्यायवादी किस में है? कह रहा है भाग 13 में। उसके बाद संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग
कितने में है भैया? 16 में। संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य संबंध, संघराज्य के अधीन सीमाएं 8, 11, 14, 8, 11, 14, ये 14 है। रोमन अंक आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। महान्यायवादी का जो है ये भाग 5 में है, संघ से संबंधित है ना, राष्ट्रपति है ना, केंद्र सरकार, ये सब चीज़ें, तो भाग 5 में है ये। किसमें है? अगर इसकी बात करें तो भाग 5 में है, भाग 5 में संघीय सरकार में आते हैं महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन ये भी है, आप लोग पढ़े होंगे, आसान था क्वेश्चन, करिए इसको ज़रा। नीला थोथा, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड, मिलाइए ज़रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नीला थोथा को मिलाइए किससे? कवकनाशी से। किससे? कवकनाशी से। ए में दूसरा, ए में दूसरा है, सब में है। अब क्या किया जाए? ए में दूसरा है, उसके बाद सिल्वर आयोडाइड जानते हैं आप लोग, कृत्रिम वर्षा होती है। सी में जो है पहला, सी में पहला, ये भी है, ये भी है। अब जिंक फास्फाइड्स को मिला दीजिए, जिंक फास्फाइड को मिलाइए किसको? डी में जो है चौथा है, रोडेंटनाशी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए साइंस वगैरह के क्वेश्चन अच्छे से लगाइए भैया, है ना, यही बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए पॉलिटी का फिर से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 में, भाग 1 में संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है नागरिकता का, भाग 2 में है ना। अनुच्छेद 5 से 11 तक है ना। 1 से 4 तक क्या है? संघराज्य क्षेत्र, और 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, 51 का क्या है? मौलिक कर्तव्य, फिर 52 से 61, इस तरीके से चलती है चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? नहीं है। क्या है? फाइब्रिन, लेक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो फाइब्रिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम बता रहे हैं ना कि 87 क्वेश्चन के आसपास इस पेपर में, पिछले साल के पेपर जिसने हल किए थे 87 क्वेश्चन उसको ऐसा सेम पूछा गया है, टू द पॉइंट चीज़ें एकदम रखी गई हैं। चलिए बताइए ज़रा इसको। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्राक्कलन समिति। यही कंफ्यूज करता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है भैया, है ना। कौन सी? प्राक्कलन समिति। अगर हम बात करें लोक लेखा समिति की तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 होते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से, तो इसमें 22 हो गए। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? तो इसमें 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं, और 30 के 30 जो है वो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। चलिए अगर हम बात करें लोक उपक्रम समिति की तो ये भी थोड़ा सा पूछ लेता है कभी कभी, तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीति आयोग से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग को भी आप लोग जो उसके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं अच्छे से देख के जाइएगा। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया था? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, नीति आयोग के द्वारा पूछा गया, है ना। रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो उत्तर प्रदेश का है उसमें बताया गया है कि अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, उत्तर प्रदेश ने परफॉर्मर में जो है इसको रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण से संबंधित है ना। लगाइए इसको भैया जरा, देखिए कि कितना सही होता है। देखिए इसमें जो टिक किया गया है उस पर आप लोग बहुत फोकस मत करिएगा, क्योंकि किसी का पेपर है ये और उन्होंने किया है अपने हिसाब से। कह रहा है कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। कारण बता रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा भैया, ए होगा।
ए और आर दोनों से ही ए आर की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का करंट आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उसको पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वाराणसी और मथुरा। वाराणसी और मथुरा, सी इज़ द राइट आंसर। पहला और दूसरा, प्रयाग और अयोध्या नहीं है, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है राज्यों में। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो कितनी होगी, 12। मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है या न्यूनतम संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या पूछे तो 12 है। न्यूनतम संख्या कितनी है, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, 2.1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए पॉलिटी का ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना, मंत्रिपरिषद वाला ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अब जो आ रहा है ये 39वां क्वेश्चन, लगाइए इसको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कितनी बार पूछा गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का। ये सन भी याद रख लीजिए, आप लोगों को मिलाने के लिए देता है। 73, 67 ये दोनों याद रखिए। गोलकनाथ केस, पिछली बार हमने देखा था गोलकनाथ केस, फिर 24वां संविधान संशोधन है ना, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर 42वां संविधान संशोधन, ऐसा करके क्रम मिलाने के लिए पूछ दिया था। तो ये सब भी आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है सिर गणना विधि, ठीक है, कैलोरी मान, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। चौथा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए पॉलिटी का ये क्वेश्चन फिर से आ गया। पॉलिटी के कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद देखिए DPSBC पूछा, नीति निर्देशक तत्व से है ना, 36 से 51 तक है ना, उसी से पूछे। 39 से 43 से ये सब पूछा जाता है, 39 से 43 से है ना, आप लोग याद रख लीजिए। कह रहा है सुमेलित नहीं है। सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 का ए, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44वां नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। ये नहीं है भैया 48 में, ये तो 50 में है ना, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कैसे याद करेंगे, 50 है तो 50-50, न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50, ऐसे याद रख लीजिए। समान नागरिक संहिता कैसे याद रखेंगे, 4-4 समान है, इस वजह से समान नागरिक संहिता। 40 आप लोगों को पता है ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता ही है। 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये 50 में। चलिए अगर हम बात करें 48 में क्या है, तो 48 में क्या है, तो 48 में कृषि वगैरह के बारे में प्रावधान किया गया है ना, कृषि वगैरह के बारे में प्रावधान किया गया 48 में। चलिए आप लोग पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और जो गलत हो रहा है उसको लिखिए, बार बार पूछा जाता है वही रिपीट करके। आयुष्मान भारत योजना के बारे में कह रहा है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पूछ रहा है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। अच्छा भैया, तो इसका जो राइट आंसर है ये देखिए, एक शब्द है प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति ये नहीं है, प्रति परिवार है, प्रति परिवार है। एक परिवार में 5 लाख रुपया दिया जाएगा, ये बात की गई। इतना एक व्यक्ति में देगा तो मान लीजिए 5 लोग हैं परिवार में, तो कितना देगी सरकार पैसा। तो इसका जो राइट आंसर है पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग लगभग यहाँ से जो सीरीज चलाई जा रही है
प्रीवियस ईयर पेपर की 500 से 600 जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहीं से 50-60 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एकदम जोरों से चल रही होगी और लगे रहिए। एक आध महीने की और बात है, इसमें जितना मेहनत कर देंगे हो सकता है कि पार हो जाए नैया, है ना। फिर 1 साल और ना इंतजार करना पड़े। और क्या गारंटी कि अगले साल वैकेंसी आएगी ही कि नहीं आएगी, कितनी सीटें रहेंगी। वैसे सीटें इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि हो जाएगा। चलिए रिवाइज करते रहिए पुरानी चीज़ों को। क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग अगला। चलिए लगाइए क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर हो, यानी कि योग्यता रखता हो। ठीक है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। अच्छा भैया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? केवल एक सही है इसमें। संसद जो है ये संसद नहीं निर्धारित करती, ये राष्ट्रपति तय करेगा कि कितना जो है महान्यायवादी को पारिश्रमिक दिया जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। महान्यायवादी को आप लोग पढ़ लीजिए, महान्यायवादी पढ़ लीजिए, महाधिवक्ता पढ़ लीजिए, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ लीजिए, क्षेत्रीय परिषद पढ़ लीजिए। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पेटेंट है, बनने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये पूछ रहा है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, कह रहा है पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भैया इसका जो राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा दोहन किया जाए कि भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए, संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए। ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसकी परिभाषा में ऐसे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण से, कथन और कारण से है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। लगाइए इसको जरा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। अच्छा, कारण बता रहे हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों सही है दोस्त। भारतीय संघात्मक व्यवस्था अर्धसंघात्मक है। केसी वियर ने कहा था इसको भारतीय संविधान के बारे में। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है। दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता कि इस वजह से अर्धसंघात्मक है ना, व्याख्या नहीं करता। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऐसे करंट अफेयर पढ़िए आप लोग। खेल वगैरह जमाना था जब पूछा जाता था। झुआ भर खेल है, कितना आप देखेंगे उसमें। हर मैच में तो रिकॉर्ड बन रहा है, वो सब छोड़िए। हाँ, विंबलडन वगैरह देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब चीज़ें पूछी जाती। या राष्ट्रमंडल के खेल जो पुराने खेल हुए हैं बड़े पैमाने पे, उसको देख लीजिए। चलिए बाकी छोटे मोटे खेल T20 और ये सब नहीं पूछा जाता। लगाइए इस क्वेश्चन को। हौसला 2018 कह रहा है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पूछ रहा है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। अच्छा, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। बताइए भैया इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पॉलिटी से आसान सा क्वेश्चन है, ये सब हमने पढ़ा दिया है। पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी है आप जाके चैनल पे देखिए, जीरो से एकदम हमने उठाया है और पूरी पॉलिटी लगभग पढ़ लिए हैं हम लोग। संसद में एक लास्ट क्लास बची होगी, उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे किस पे, न्यायपालिका पे। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक हो सकती है। अब देखिए महाशय लगाए हैं विनियोग विधेयक पे, अद्भुत आदमी, पता नहीं किसका पेपर है।
तो कह रहा है भैया कि जो संयुक्त बैठक है वो कब होती है, तो साधारण विधेयक पे होती है संयुक्त विधेयक, धन विधेयक पे नहीं होती, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होती, विनियोग विधेयक पे नहीं होती, इन सब पे नहीं होती है ना भैया। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें साधारण विधेयक पे तो ठीक है, संयुक्त बैठक होती है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। अनुच्छेद पूछा गया है 108, आर्टिकल जो है 108 में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और अनुच्छेद जो है 118, अनुच्छेद 118 वो क्या करता है भैया, तो वो कहता है कि 108 में क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 108। अध्यक्षता किसके तहत, 118 के तहत। पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक का भी जो है, संविधान संशोधन विधेयक 368 में है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक। चलिए, ये सब पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है भैया। आप लोग लगाइए पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन, और नहीं समझ में आ रहा है तो जाके वीडियो देख लिए, चैनल पे पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आसान था। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा, ऐसा कह रहा है। ये लक्ष्य कब प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, इन्होंने, भारत सरकार ने रखा है $5 ट्रिलियन। कब तक होगा वही पूछ रहा है। तो कई बार ये पूछा गया है पिछले 1-2 सालों में। 2024 में ये लक्ष्य पूरा होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन लगाइए। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त साधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है, ऐसा पूछ रहा है। ये बताइए कि कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन बना है और बनता ही है। कह रहा है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2010। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़िए इसको। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ए में दूसरा। और उसके बाद फिर कह रहा है अनुच्छेद 67 खा और 94 और 90। तो मिलाइए इसको जरा। 90 में क्या है भैया, 90 में क्या है, ये राज्यसभा के जो सभापति, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनके बारे में प्रावधान किए गए। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद किस में है, 90 में। चलिए, डी में जो है वो पहला। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, है ना। इसमें सी इसका राइट आंसर होगा। पहले में राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61, उसके बाद 67 खा में उपराष्ट्रपति से संबंधित है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा किससे, 67 खा आर्टिकल जो है। 94 में स्पीकर को हटाने की बात की गई है, और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को। ये अनुच्छेद नए पूछे गए हैं, 94 और 90। बाकी ये तो पूछा ही गया है ना, कई बार पूछा गया अनुच्छेद 61। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन। कथन कह रहा है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। अच्छा, उसका कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, ये जो है गलत है, ये वाला गलत है। 2020 से 2030 नहीं है, 2019 से 2025 है। 2019 से
2025 तक। अगर ये दिया होता तब सही होता। इतनी बारीकी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी ये वाला सही है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पॉलिटी से फिर क्वेश्चन बना है, ये सब पढ़ाया गया है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 24 जनवरी 1950 सब लगाते हैं, इतना गलत है ये गलत है। 22 जनवरी 1950 ये भी गलत है। तो भैया जो राइट आंसर है इसका 22 जुलाई 1947 कहाँ गया? ये 22 जुलाई 1947 सी इज द राइट आंसर। चौबीस जनवरी 1950 को भैया राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी थी कि भारत का तिरंगा झंडा है। चलिए, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्टें आती हैं, पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां था, 63, और 19 में कह रहा है कि 77वां स्थान था। ये और ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर देखिएगा रिपोर्ट इस बार तो 22 का देख के जाइएगा और 21 का देख के जाइएगा। इससे पता चलता है कि हाँ करंट अफेयर कैसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का एक महत्व ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क सबको पता है लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बजट कह रहा है केंद्रीय बजट 2021 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? तो ये 15% कर दी गई है। करंट अफेयर में बजट वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। योजना दिया है और उसका प्रारंभिक वर्ष दिया है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बड़ा फेमस रहा है ना, सबको पता है कि 2018 में किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब किया गया था? 2017 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार उत्साह योजना कब किया गया था? तो ये 2015 में किया गया था। और स्वच्छ भारत अभियान सबको पता है कि 2014 में किया गया था, है ना। देखिए अगर ये पता था 2014 वाला तो 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते, 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते। चलिए क्वेश्चन पेपर जब लगाइए तो कोशिश करिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है उसको देखिएगा, मिलाने वाले में विशेषकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 ऑप्शन हैं और स्टेटमेंट दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से खुदरा व्यापारिक या दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ये थोड़ा सा सब ध्यान दिया करिए, सही नहीं है। कह रहा है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन यानी कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। और डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत इतना है 1.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख यानी कि 3 लाख मासिक पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के जो सदस्य हैं इसके पात्र नहीं होंगे, है ना, इसके पात्र हैं। जब भैया पात्र हैं पहले से किसी पेंशन योजना के, तब इसमें काहे इन्वॉल्व होंगे? तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निधि कार्यक्रम एक चलाया गया उसके बारे में पूछ रहा है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कह रहा है निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? दोनों सही है। 20,000 रुपया देंगे ये लोग,
20 छात्रों को स्टार्टअप को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने छात्रों को? 20 को। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 60 क्वेश्चन हो गए और समय कितना हुआ है? 50 मिनट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए, अब ये पूछ रहा है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है बेनेट द्वारा किया गया। बेनेट द्वारा किया गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये भी ना लगा पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है इन्वायरमेंट में? तो 93% है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% या 4% पूछा गया एग्जाम में। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ये भी पूछा गया एग्जाम में। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है ना। मीथेन जो गैस है जुगाली करने पे जो पशुओं के मुंह से निकलता है गैस, क्या निकलता है? मीथेन। दलदली स्थानों से क्या निकलता है? मीथेन। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एग्जाम में पूछा गया है ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 63 क्वेश्चन। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? अच्छा, नहीं है। परिचालन, पर्यावरण, भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक। चलिए लगाइए इसको जरा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। परिचालन, पर्यावरण में इसको वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। भौतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक होता है, जैविक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिर देखिए बजट से क्वेश्चन बना है। बजट आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। चलिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दुगनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि की आय दुगनी। चलिए, कारण बता रहा है बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों सही है। AR की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या क्या होगा? पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, क्या क्या होगा? वही पूछ रहा है। प्रभाव, समुद्री जलतल का बढ़ना, समुद्र स्तर बढ़ेगा। हिमनदी का पिघलना, हिमनदी जो निकलती हैं नदियाँ हिमालय से, वो उनमें बाढ़ आएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। बीमारी भी फैलेगी, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होगा। चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अच्छी बात है, जारी करिए और स्टूडेंट पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। हाँ, ये देखिए कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, तय है। बताइए भैया, अगर इसका टाइम पीरियड आपको पता है तो बता ले जाएंगे। कालक्रम पूछ रहा है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। मॉन्ट्रियल रिपोर्ट पूछा गया है, वेटलैंड आयोग भी पूछा गया है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी पूछा गया है। तो मिलाइए, रियो कब का है? 1992 का। 1900 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और उसके बाद वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब है? 1987। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब का है? 1988-89।
इसको यहाँ लिख देते हैं 1988-89 का है। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन ये 1972 ये इसका है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? 88-89 का। ये मिलाइए ज़रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? 92, 87, 88, 72। तो ये जो है चौथा, ये दोनों तो ये तो हट ही गया पहला वाला। 72 के बाद फिर 87 दूसरा, यानी कि चौथा दूसरा बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फिर तीसरे में 88-89 और लास्ट में 92। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए कालक्रम, आपको एक आइडिया होना चाहिए, है ना। जो सन वाले क्वेश्चन हैं उसकी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए आपके पास। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिए उसको अच्छे से, है ना। पूछा जाता है कालक्रम मिलाने के। नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम पूछ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूछ रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछ रहा है। इनका अगर आप क्वेश्चन पता है तो आप कर ले जाएंगे। चलिए हम बता देते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्वयं सहायता समूह 1992। किसान क्रेडिट कार्ड ये आसान था, सब लोग किए होंगे, 1998। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975। तो पहले कौन होगा? पहले चौथा होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा होगा? 1982 पहला होगा। तो चौथे के बाद पहला कौन है? ये एलिमिनेट हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, हरियाणा में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा कह रहा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा किस राज्य में नहीं है? हरियाणा कहाँ है भैया? यहाँ है। चंबल नदी यहाँ से बह रही है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का नहीं है ना। चलिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का नहीं है, हरियाणा ऊपर है एकदम। चलिए, जम्मू कश्मीर के पास। मिलाइए इसको जरा, लगाइए। देखिए, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ऐसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। कौशल विकास अभियान चलाया गया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ठीक है ना। कौशल भारत अभियान, तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। कौशल भारत अभियान की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? भारत में युवाओं को सूचना तकनीकी एवं प्रशिक्षण करना नहीं था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आसान था क्वेश्चन, 2019 का है ये, 2019 का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? श्री पर्वतीय कहा जाता है, तो ये इक्ष्वाकु वंश। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, समितियों से निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? पोषक तत्वों के आधार पर किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? अलग समिति ने किया था। इन्होंने ही बताया था कि जो 2400 कैलोरी ऊर्जा है, 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो किसको दी जाएगी और 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा किसको दी जाएगी? तो आप बताते हैं कि जो 2400 कैलोरी ऊर्जा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और 2100 कैलोरी ऊर्जा पर डे शहरी क्षेत्रों के लिए है। और ये जो समिति है ये बनाई गई थी
79 में ये समिति बनाई गई थी। तो इसी ने जो है, अलग समिति ने ही पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। चलिए, लकड़वाला समिति गरीबी रेखा से है, तेंदुलकर समिति भी है, रंगराजन समिति भी है, लेकिन पोषक तत्वों के आधार पर अलग समिति ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, इतिहास का क्वेश्चन है। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया मार्ग निर्माण, एग्रोनोमई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा किया जाता है, शिक्षा भी की जाती है, और प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक असमानता भी की जाती है, प्रति व्यक्ति आय नहीं की जाती HDI में। चलिए, 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन फिर से कराएंगे इसी पेपर का। 2020 का पार्ट 2 का जो पेपर होगा वो 75 के आगे 76 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज इतना ही रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग पूरा पेपर 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।